Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे दिल की गहराइयों से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप जिस बैच में स्टडी कर रहे हैं वहां पे हम लोग कंप्लीट ग्रामर को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज को बड़े बारीकी से आपके दिमाग में मैं डालने की कोशिश करूंगा और कोशिश ही नहीं, आपके दिमाग में मैं डाल ही दूंगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम को वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। सबसे पहली बात कि मेरे भाई, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए आए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए आए हैं, इंग्लिश के बारे में कुछ भी जानकारी आपको लेना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में हलचल पैदा होगा। आपका पूरा का पूरा बॉडी चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि सर सबसे पहले ये तो बताओ कि इंग्लिश अपने आप में होता क्या है। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। जिस तरीके से हिंदी एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, मैथिली एक लैंग्वेज है, इन द सेम वे माय डियर ऑल, इंग्लिश भी अपने आप में एक लैंग्वेज है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे मेरे भाई, जब आप लोग खिचड़ी बनाते हो, खिचड़ी तो सब लोग बनाए ही होंगे, बताने की जरूरत तो नहीं है। जब भी आप लोग माय डियर ऑल खिचड़ी बनाने की बात करते हो, जब कभी भी, तो उस टाइम पे आप एक चीज देखना, एक चीज ये देखना मेरे भाई कि एक कढ़ाई होता है, इसमें बेसिकली हम लोग पानी डाल देते हैं, इसके बाद इसमें चावल डालने की बात करते हैं, फिर हल्दी डालते हैं, फिर नमक डालते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज डाल देते हैं। और जब बहुत सारी चीज डाल देते हैं मेरे भैया, तो आप क्या बोलते हो कि मिक्सर बन करके तैयार है, बोलते हो ना कि ये मिक्सर बन के तैयार है। इसका मतलब क्या? इसको मिक्सर तूने कब बोला? तो मेरे भाई आपने इसको मिक्सर तब बोले जब इसमें बेसिकली अलग अलग चीजों को मिला दिया गया और अलग अलग चीज मिल करके एक नया चीज बना दिया मेरे भाई, तब जाकर के आपने इसका नाम दिया मिक्सर। एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे भाई, जब हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना मेरे भाई, ये बेसिकली मिक्सर है। ये बेसिकली मिक्सर है। मिक्सर मतलब एक मिश्रण है, लेकिन याद रखना, इसमें हम चावल नहीं मिलाएंगे, इसमें आटा नहीं मिलाएंगे, इसमें दाल नहीं मिलाएंगे, इसमें नमक और पानी नहीं मिलाते हैं मेरे भाई। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज को मिला दिया गया है। और जैसे ही बहुत सारे लैंग्वेज को मिला दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, तब जाकर के जिस लैंग्वेज का निर्माण हुआ है, जिस लैंग्वेज का फॉर्मेशन हुआ है, उस लैंग्वेज को बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। मेरे भाई, जो इंग्लिश है ना, ये बेसिकली 50 60 70 80 बहुत सारे लैंग्वेज का मिला हुआ रूप है। इसमें रशियन भी है मेरे भाई, जर्मन भी है, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि सर ब्रिटिश भी है। बहुत सारे लैंग्वेज को मिला करके जिस लैंग्वेज का फॉर्मेशन किया गया है मेरे प्यारे साथियों, उस लैंग्वेज को बेसिकली इंग्लिश बोला जाता है। इसीलिए माय डियर ऑल, इंग्लिश को बेसिकली मिक्सर बोला जाता है। लेकिन मिक्सर किसका? तो लैंग्वेजेस का। We can say that my dear all, English is the mixer of languages। जो इंग्लिश है ये बहुत सारे भाषाओं का मिला हुआ रूप है। बात समझ में आई? चलिए मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं इससे आगे की सर इंग्लिश को बेसिकली इंटरनेशनल क्यों बोला जाता है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। भैया, जो इंग्लिश है ना, इसको बेसिकली इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरे के पूरे दुनिया में, लगभग पूरे के पूरे दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। आपको याद होगा मेरे भाई, क्रिकेट को लेकर के जब भी आप बात करोगे, इस क्रिकेट को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो क्रिकेट को बेसिकली इंटरनेशनल गेम बोला जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? लगभग लगभग पूरे के पूरे देश में खेले जाने वाला गेम है, पूरे के पूरे देश में खेला जाता है मेरे भाई, इसलिए इसको इंटरनेशनल गेम बोला गया। इन द सेम वे माय डियर ऑल, जब भी हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, तो इसको बेसिकली इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि लगभग लगभग पूरे के पूरे दुनिया में बोली जाती है। बात समझ में आया? तीसरा, अगर आप बात किया जाए मेरे भाई, इंग्लिश इज अ कॉमर्शियल लैंग्वेज। जब आप बात करोगे मेरे भाई, किसी भी व्यापार वाले चीजों पे चले जाओ, जब आप पार्लेजी का बिस्किट खरीदोगे ना, वहां पे भी बेसिकली उसका जो कवर होता है ना मेरे भाई, उसमें भी पूरा का पूरा चीज इंग्लिश में लिखा होता है। या फिर तुम किसी भी व्यवसाय की बात कर लो, किसी भी व्यवसाय की बात कर लो मेरे भाई, किसी भी कॉमर्स सेक्टर से रिलेटेड किसी भी चीज का बात कर लो, वहां पे भी हर एक चीज इंग्लिश में देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसको बेसिकली कॉमर्शियल लैंग्वेज बोला जाता है। अरे बात समझ में आ रही है? चलो आगे बात करते हैं मेरे भाई। इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अच्छा, बहुत बड़े लोगों ने एक बात बोला था, क्या पता है? उन्होंने बोला कि सर इंग्लिश एक ऐसी खिड़की है, इंग्लिश एक ऐसी खिड़की है जिससे पूरे के पूरे दुनिया को बड़े आसानी से देखा जा सकता है। यानी इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। आगे बात करते हैं। जब हम बात करते हैं मेरे भाई इंग्लिश को लेकर के, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होगे मेरे भाई, तो केमिस्ट्री में सबसे छोटा पार्ट पढ़े होगे जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, परमाणु जिसका नाम है। जब हम बात करते हैं इस केमिस्ट्री की दुनिया में मेरे भाई, तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। एटम, आइटम मत बोलना, एटम।
अरे तुम लोग आइटम गलत गलत बोल रहे हो, मुंह तोड़ दूंगा। एटम का मतलब होता है मेरे भाई परमाणु। गौर से सुनना मेरे भाई लोग, परमाणु। जब हम बात करते हैं मेरे भाई परमाणु को लेकर के, तो ऐसा बोला जाता है कि केमिस्ट्री की दुनिया का ये सबसे छोटा पार्ट है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री आती नहीं है, ठीक ना। एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे भाई जब भी आप इंग्लिश की दुनिया में कदम रखोगे, जब कभी भी आप इंग्लिश की दुनिया में कदम रखोगे, तो इसके भी सबसे छोटा यूनिट है, इसके भी सबसे छोटे यूनिट है मेरे भाई, जो ए से लेकर के जेड तक होता है। और कोरिया का बच्चा भी ये बात चिल्ला चिल्ला करके जानता है कि सर ए से लेकर के जेड तक जो होता है ना, इसमें कुल मिला के 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स मेरे भाई? 26 लेटर्स होते हैं। और इस 26 लेटर्स को इकट्ठे मिला दिया जाता है ना, उसको बेसिकली अल्फाबेट बोला जाता है। क्या बोलोगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स नहीं, जैसे ही आप उसको अल्फाबेट को अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करोगे मेरे भाई, तो उसका मीनिंग चेंज होकर के हो जाता है लैंग्वेज। तो इसलिए याद रखना, इट्स नॉट अल्फाबेट्स, इट्स अल्फाबेट। बात समझ में आया? जब कभी भी बात आएगा मेरे भाई, जब कभी भी बात आएगा इंग्लिश की दुनिया को लेकर के, तो याद रखना इसमें 26 लेटर्स होते हैं और इस 26 लेटर्स को इकट्ठे मिला करके अल्फाबेट बोला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस अल्फाबेट को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग वोवेल्स और दूसरा को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। याद रखना, जब भी हम बात करेंगे इस वोवेल्स को लेकर के, तो इसकी संख्या कुल मिला के 5 होती है। एक होता है ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट को लेकर के, तो 5 को छोड़ करके जो कुछ भी बचा, यानी बचेगा कितना? आप बोलोगे सर 21, तो ये सारा का सारा अपने आप में कॉन्सोनेंट है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? इसी तरीके से मैंने सारे के सारे चीज को लिख दिया है मेरे भाई, और ये सारा पीडीएफ आपके इसी बैच में डाल दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो आजा मेरे भाई, गौर से देखना। The smallest part of English language, the smallest part of English language is alphabet। जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है माय डियर, उसको अल्फाबेट बोला जाता है। एंड द लार्जेस्ट पार्ट इज अ सेंटेंस। और जो सबसे बड़ा भाग होता है ना, उसको बेसिकली सेंटेंस बोला जाता है, उसको बेसिकली वाक्य बोला जाता है। बात क्लियर है? चलो, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हम लोग को अच्छे तरीके से पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि सर इंग्लिश अल्फाबेट में कुल मिला के 26 लेटर्स होते हैं, ठीक ना मेरे भाई। आगे आइए, आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई। कुछ कुछ बेसिक्स है जो आपके पास होने चाहिए, आपके दिमाग में ये बातें फिट होनी चाहिए कि कोई भी इंसान पूछे तो उसको जवाब सटासट दोगे। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। पूरे के पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात किया जाए अल्फाबेट को लेकर के, तो इसकी संख्या बेसिकली 26 होती है। I mean, उसमें लेटर की संख्या 26 होती है। लेकिन जब बात आती है साउंड्स को लेकर के मेरे भाई, तो साउंड्स का जो संख्या है वो बेसिकली 44 होता है, दैट मीन्स 44। There are 5 vowels and 21 consonants in English alphabet। जो आपको पता है, कुल मिला के अगर बात करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट को लेकर के, तो इसमें 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 दैट मीन्स 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। चलो मेरे भाई, हम लोग कार्रवाई आगे बात करते हैं, I mean आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सुनो मेरे भाई, गौर से सुनना। जब भी हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों इस लेटर को लेकर के, तो मैंने आपको यह बोला कि जैसे ही सर बहुत सारे लेटर को मिला दिया जाता है, और बहुत सारे को नहीं, 26 लेटर को अगर मिला दिया जाता है मेरे भाई, तो आपको पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपका जवाब होगा कि सर इसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई, जब बहुत सारे लेटर्स को मिला दिया जाए और ये मिल करके अगर कंप्लीट मीनिंग देगा, कैसा मीनिंग मेरे भाई? कंप्लीट मीनिंग देगा ना, तो इसको बेसिकली हम लोग वर्ड बोलेंगे। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर जब भी वर्ड को डिफाइन करने की बात आएगी, तो हम बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव कंप्लीट मीनिंग। यानी अक्षरों का एक ऐसा समूह जो मीनिंग तो देगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग देगा माय डियर ऑल, उसी को हम लोग वर्ड के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग शब्द के नाम से जानते हैं। आप बोलोगे कि सर नहीं समझ में आया। एक बात बता मेरे भाई, अगर इतना डेफिनेशन रहता, सपोज करो अगर केवल इतना डेफिनेशन रहता, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं, तो आपके दिमाग में बात आता, ओ सर इसका मतलब हम भी वर्ड बना सकते हैं। एक बच्चा पैदा होगा, वो भी रोएगा, बोलेगा चल जी हम भी वर्ड बना सकते हैं। मैं बोलूंगा क्यों? तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि सर केवल अक्षर को ही तो मिलाना है। अरे नहीं मेरे भाई, केवल लेटर को मिलाने के बाद वर्ड नहीं बना सकते। लेटर को मिलाओ और इसके बाद कंप्लीट मीनिंग दे देता है ना, तब वर्ड कहलाता है, अदरवाइज वर्ड कहलाने का उसको कोई हक नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में फिट करके चलो। देखो मेरे भाई, अगर एक बात बता, मैंने बोला EPN, गौर से देख सुनना, ई अपने आप पे लेटर है,
पी लेटर है, एन लेटर है। ईमानदारी से बताना तीनों को मिला देंगे तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा कि नहीं होगा? आपका जवाब होगा कि सर ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ईमानदारी से बताओ ईपीएन का कोई मीनिंग होता है? तुम बोलोगे नहीं सर। कभी सुने हो ईपीएन? ईपीएन ईपीएन मतलब ये कभी सुने हो? नहीं मेरे भाई, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है भैया। ये लेटर तो है, लेटर का समूह तो है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं है। जब मीनिंग नहीं है माय डियर ऑल, तो ये वर्ड भी नहीं होगा। अगर मैं आपके सामने बोल दूं ARACR, इसका क्या मीनिंग है सर? तुम बोलोगे सर कोई मीनिंग नहीं है। एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, अगर तीनों लेटर्स को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन इसका कोई मीनिंग है? नो माय डियर, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, जब इसका कोई मीनिंग है ही नहीं मेरे भाई, तो ये वर्ड कहलाएगा अरे सर ये तो सपना में भी हम लोग नहीं सोच सकते हैं ना, कभी नहीं सोच सकते हैं। यानी वर्ड को कहलाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ग्रुप ऑफ लेटर्स एज वेल एज कंप्लीट मीनिंग। गॉट ना? चलो मेरे भाई, जैसे आपके सामने एग्जांपल है PEN पेन, पेन जो आपके हाथ में है मेरे भाई, CAR कार, जानते हो, BOI बॉय, टीचर, ये सारा का सारा अपने आप में वर्ड है। गॉट ना? चलिए मेरे भाई, इससे आगे हम लोग बात करते हैं, और बात करते हैं हम लोग फ्रेज को लेकर के कि सर फ्रेज क्या होता है। गौर फरमाना मेरे भाई, फ्रेज क्या होता है? देखो PHRASE फ्रेज, गौर से सुना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। यानी मेरे भाई शब्दों का एक ऐसा समूह जो मीनिंग तो देगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा ना, उसी को हम लोग फ्रेज बोलेंगे। तुम बोलोगे सर बतवा समझ में नहीं आया। एक बात बता मेरे भाई, एक वर्ड, दो वर्ड, 3 4 5 6, ये सारा का सारा वर्ड्स है। एक बात बता, अगर ये सारा का सारा वर्ड्स है मेरे भाई, तो सबको अगर इकट्ठे मिला देंगे तो ये बेसिकली अपने आप में एक ग्रुप होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली एक ग्रुप होगा। एक बात बताओ, अगर ये ग्रुप है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा चीज मिला करके एक ग्रुप बन गया, मीनिंग तो देगा? आप बोलोगे सर हाँ मीनिंग देगा। अगर मीनिंग दे और कंप्लीट मीनिंग नहीं दे मेरे प्यारे साथियों, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे, नॉट कंप्लीट मीनिंग, नॉट कंप्लीट मीनिंग, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग फ्रेज के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हुआ? जैसे आपके सामने एग्जांपल है राधिका एंड अंशिका। ईमानदारी से बोलना, राधिका अपने आप में एक वर्ड हुआ कि नहीं? आप बोलोगे सर ये अपने आप में एक शब्द है। एंड अपने आप में एक वर्ड हुआ कि नहीं? आप बोलोगे सर ये भी अपने आप में एक वर्ड है। अंशिका अपने आप में एक वर्ड हुई कि नहीं? आप बोलोगे सर ये भी अपने आप में एक वर्ड है। अगर ये तीनों वर्ड है मेरे भाई, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेगा कि नहीं? मतलब शब्दों का समूह बनेगा ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा। ईमानदारी से बताना है मेरे भाई, ये कुछ ना कुछ मीनिंग दिया? आप बोलोगे हाँ सर, राधिका की बात हो रही है और अंशिका की बात हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मीनिंग है। मैंने पूछा कि सर राधिका और अंशिका क्या कर रही है? तुम बोलोगे हे ये तो क्वेश्चन में दिल ही नहीं है, ये तो एग्जाम्पल में है ही नहीं। इसका मतलब मेरे भाई मीनिंग तो दिया लेकिन कंप्लीट मीनिंग दिया? तुम बोलोगे नो सर, मैं पूछूंगा राधिका एंड अंशिका, राधिका और अंशिका मैंने पूछ दिया कि क्या कर रही है, तुम बोलोगे सर ऐसा तो सेंटेंस में नहीं है। वो नाच रही है क्या? गा रही है क्या? अरे डांस कर रही है क्या? किसी से फोनमा पे बतिया रही है क्या? तुम बोलोगे सर ऐसा कोई भी बात नहीं बोला गया सेंटेंस में, और ऐसा कोई बात नहीं बोला गया है, इसका मतलब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया। कंप्लीट मीनिंग तब देता ना जब पूरा का पूरा चीज इसमें रहता। कंप्लीट मीनिंग है? तुम बोलोगे नो सर कंप्लीट मीनिंग नहीं है, और जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा उसी को किस नाम से जानोगे? आपका जवाब होगा कि सर उसको हम लोग फ्रेज के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल, इन द क्लास। एक बात बताओ, इन अपने आप में क्या है? आप बोलोगे सर वर्ड है। द क्या है? ये भी वर्ड है। क्लास क्या है? ये भी वर्ड है। अगर सबको मिला दिया जाए मेरे प्यारे साथियों तो ये बेसिकली अपने आप पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेगा? तुम बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा। एक बात बताओ, क्लास में क्या? तुम बोलोगे मुझे पता नहीं सर। क्या क्लास में डांस हो रहा है? क्लास में गीत गाया जा रहा है? सर कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ईमानदारी से बताना, इसका मीनिंग निकला ना क्लास में, कक्षा में, वर्ग में, मीनिंग तो निकला, लेकिन कंप्लीट मीनिंग निकला। तुम बोलोगे नो सर कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला। भैया मीनिंग दे, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे, इसी को किस नाम से जानोगे? इसी को हम लोग फ्रेज के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि मैंने आपको अल्फाबेट ध्वस्त कर दिया, मैंने वर्ड को ध्वस्त कर दिया, और इसके साथ साथ मैंने वोवेल कॉन्सोनेंट को ध्वस्त किया, और इसी के साथ साथ मैंने आपके सामने फ्रेज का भी पूरे के पूरे समापन कर दिया। बोलो कोई कष्ट बालक? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एक एक चीज को समझना। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई सेंटेंस, कि सर सेंटेंस क्या होता है। सुनो, सेंटेंस को हिंदी की दुनिया में बेसिकली वाक्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? वाक्य बोला जाता है। अब इसको समझना कि वाक्य क्या होता है, गौर फरमाना।
सर जब हम बात किए, एक बार रिपीट करो प्लीज। जब हम बात किए कि सर बहुत सारे लेटर्स को मिला दिया जाएगा और इनफैक्ट 26 लेटर्स को मिला दिया जाएगा, तब किसका निर्माण होगा? तो आपका जवाब आया कि सर तब जाकर के हम लोग अल्फाबेट का निर्माण किए थे। मैंने बोला मेरे भाई अगर बहुत सारे लेटर्स को मिला दिया जाए और कंप्लीट मीनिंग देगा तब किसका निर्माण हुआ था? आप बोलोगे सर वर्ड का निर्माण हुआ था। मैंने आपको यह बोला कि सर बहुत सारे वर्ड को मिला दिया जाए, बहुत सारे वर्ड्स को मिला दिया जाए, मीनिंग देगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, उसको मैंने क्या बोला मेरे भाई? आप बोलोगे सर उसको मैंने फ्रेज बोला। अब एक चीज याद रखना है आपको सर कि सर बहुत सारे वर्ड को मिला दिया जाए, बहुत सारे वर्ड्स को मिला दिया जाए, मीनिंग देगा और कंप्लीट मीनिंग देगा ना, उसी को हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलोगे मेरे भाई? सेंटेंस बोलोगे। बोलो यहां तक कोई कष्ट है बालक? किसी भी भाई को अगर कोई दिक्कत है तो आसानी से पूछ सकते हो, बताने की ज्यादा परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आया? चलो अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर जी ये बेसिकली कंप्लीट मीनिंग किस प्रकार से देगा? सुनो, आपके सामने मैंने डिफाइन करके लाया है, उसको देखो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो मीनिंग तो देगा और कंप्लीट मीनिंग नहीं, कंप्लीट मीनिंग देगा, उसी को हम लोग सेंटेंस का नाम देंगे। अब बोलोगे, आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर कंप्लीट मीनिंग किस प्रकार से देगा? तो सर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स तगड़ा होना चाहिए, यानी शब्दों की सजावट बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। आप बोलोगे सर मुझे नहीं समझ में आया। अरे मैं हूं ना, परेशान कहला हो रहे हो रे भैया, बहुत तो बड़का बड़का चीज तो आपको समझ में आ जाता है। अगर आपको बोल दिया जाता है कि ए पगलवा गूगल पे फलाना चीज नहीं सर्च करना, लेकिन वो तो कैसे भी सर्च कर लेते हो, वो उसको समझने में तो दिक्कत नहीं होती है, तो फिर इसको समझने में क्यों दर्द है भाई? अरे बोलो। देखो मैं समझाता हूं, परेशान मत होना। एक बात बताओ और आसानी से समझो मेरे भाई, प्रेशर के साथ समझने से कोई फायदा नहीं। देखना, अगर मैंने बात किया मेरे भाई इस सेंटेंस को लेकर के, तो मैंने सेंटेंस के बारे में ये बोला कि सर सेंटेंस बनने के लिए कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, यानी कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। मैंने बोला ना? आप बोलोगे हाँ सर बोले। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि सर कंप्लीट मीनिंग किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से वो कंप्लीट मीनिंग देगा? तो सुनो मेरे भाई, कंप्लीट मीनिंग तब देगा ना जब शब्दों की सजावट अच्छा होना चाहिए, यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आपका जबरदस्त होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स माय डियर ऑल एकदम जबरदस्त होना चाहिए। उस चीज को बेसिकली हम लोग सेंटेंस का नाम देते हैं। बात समझ में आया? तुम बोलोगे सर नहीं समझ में आया। अब देखो मेरे भाई, अब आपके दिमाग में बात आएगा कि सर शब्दों को हम किस प्रकार से सजा सकते हैं। सुनो मेरे भाई, जिस तरीके से आप लोग अगर कपड़ा पहनते हो मेरे भाई, तो एक बात बताना, पहले आप टी शर्ट पहनोगे, इसके बाद गंजी पहन लोगे, या फिर पहले गंजी इसके बाद टी शर्ट? आपका जवाब होगा कि सर पहले गंजी इसके बाद टी शर्ट पहनेंगे। अरे यही ना, एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे भाई जब भी इंग्लिश की दुनिया की बात आती है तो इंग्लिश की दुनिया चिल्ला चिल्ला करके बोलती है कि अगर तुमको सेंटेंस को बनाना है, अगर तुम सेंटेंस को बनाओगे, सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो याद रखना सेंटेंस को बनाने के लिए तुमको मेरे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही तेरे को करना पड़ेगा। सामने वाला इंसान बोला कि यस मैं इस बात को लेकर के अग्री करता हूं। तो सुनो मेरे भाई, इसने कहा, इंग्लिश ने कहा कि अगर सेंटेंस का निर्माण करना है और सेंटेंस के निर्माण करते वक्त शब्दों को सही तरीके से सजाना है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी पहले सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे, इसके बाद वर्ब का जिक्र करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे, तब जाकर के सेंटेंस का फॉर्मेशन सही तरीके से हो पाएगा, अच्छे तरीके से सेंटेंस को हम लोग सजा पाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या था? पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ, बोलो कोई एक रत्ती भी दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, एक रत्ती नहीं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है, जरा गौर फरमाना। सर अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख दूं और इस एग्जाम्पल पे फोकस करूं, देखना एग्जाम्पल लिखा हुआ है मोनिका गोइंग इज डेली टू, ये कहना सही है? तुम बोलोगे सर मोनिका एक लड़की है, ये अपने आप में एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, अगर सबको मिला दिया जाए तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। अच्छा ये कुछ ना कुछ मीनिंग भी दिया, लेकिन कंप्लीट मीनिंग दिया। तुम बोलोगे सर कंप्लीट मीनिंग तो देवे कर रहा है, लेकिन शब्दों का सजावट एकदम अजीब लग रहा है, शब्द सही तरीके से नहीं सजा हुआ है। अरे मेरे भैया तो इसको सही तरीके से सजाओ और बनेगा क्या? तो आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा मोनिका इज गोइंग टू दिल्ली, मोनिका दिल्ली जा रही है। पहला सेंटेंस गलत है और दूसरा सही है। दूसरा सही तब हुआ मेरे भाई जब आपने अरेंजमेंट ऑफ वर्ड सही किया, शब्दों की सजावट सही किया। और शब्दों को सही तरीके से सजाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले सब्जेक्ट लिखो, इसके बाद वर्ब लिखो, इसके बाद ऑब्जेक्ट को चिपका दो। बोलो हाँ। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे दोस्त,
दूसरा क्वेश्चन है, राधिका अ बुक रीड्स, राधिका एक किताब पढ़ती है। कहीं ना कहीं मीनिंग समझ में आ रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। सर क्यों? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि शब्दों की सजावट सही नहीं है, और शब्दों को सही तरीके से सजाने के लिए आपको पता है पहले सब्जेक्ट चाहिए, इसके बाद वर्ब चाहिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखना मेरे भाई, सब्जेक्ट यहां पे लिखा हुआ है राधिका, राधिका। वर्ब कहाँ है मेरे भाई? तो यहां है, तो बनेगा राधिका रीड्स अ बुक, राधिका एक किताब पढ़ती है। ये कहना अपने आप में एकदम सही है। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर ऑल कि मैंने आपको सब्जेक्ट, मैंने आपको हर चीज समझा दिया। अभी तक जहां तक हम लोग पढ़े हैं ना, वहां तक आपको कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगा, कहीं से कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखो अगला हम लोग बात करते हैं। सर अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर सब्जेक्ट क्या है ये तो बता दीजिए, क्योंकि मेरा मन ना अंदर से बड़ा विचलित हो रहा है कि सर सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि सर आप ही ने तो बोला कि अगर सेंटेंस को बनाना है, आप ही ने सर साफ साफ बोला कि अगर सेंटेंस को बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए मेरे भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए? आप बोले वर्ब चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए? आपका जवाब होगा ऑब्जेक्ट चाहिए। इतना आपने मेरे को साफ साफ बताया, बताने की जरूरत नहीं है, इतना बोले आप। चलो अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो सुनो मेरे भाई, सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मेरे भाई कर्ता। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ करके आए होंगे, कर्ता ने करण को, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदाय के लिए फलाना ठिकाना पढ़ करके आए होंगे मेरे भाई। इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ता। इस कर्ता का मतलब होता है मेरे भाई करने वाला। क्या मतलब होता है? करने वाला। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। सुनो, अगर इस सब्जेक्ट को डिफाइन करने की बात आती है तो हम साफ साफ बोल सकते हैं अ सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन। जो सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली किसी भी काम को करने वाला इंसान होता है। यानी इतना मैं बोल सकता हूं मेरे भाई कि कोई काम हो रहा है, उस काम को कौन इंसान कर रहा है, और जो इंसान कर रहा है मेरे भाई उसी को हम लोग अपने आप में सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे भाई मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश पढ़ाने का काम कौन किया? मैं। तो मैं अपने आप में क्या बना? आप बोलेगी सर सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला आपके सामने मेरे भाई, जैसे मैंने बोला राम दिल्ली जा रहा है, तो एक बात बताना, जाने का काम कौन कर रहा है? तो आपका जवाब होगा राम। इसका मतलब राम अपने आप में करता हुआ, राम अपने आप में सब्जेक्ट हुआ। कोई कष्ट? चलिए अब देखो, अब आपके जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, रामा किल्ड रावणा, रामा ने रावणा को मार डाला, यानी राम ने रावण को मार डाला। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि सर मारने का काम कौन किया, तो आपका जवाब होगा कि राम। और जो काम करने वाला होता है इसी को किस नाम से जानते हो मेरे भाई? आप बोलोगे सर इसी को हम लोग सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब पहला सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर होगा, पहला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा मेरे प्यारे साथियों, वो बेसिकली अपने आप में राम होगा। बात समझ में आ रहा है ना? जल्दी से इसको नोट कर सकते हो या फिर आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। चलो मेरे भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर छोटा छोटा अगर सेंटेंस है तब तो मुझे समझ में आ गया। अगर छोटा छोटा सेंटेंस है मेरे भाई, उस टाइम पे मैंने पहचान लिया कि किस तरीके से सब्जेक्ट को पहचाना जाता है। लेकिन अगर बड़का बड़का सेंटेंस रहेगा, घोड़ा इतने बड़बड़, हाथी इतने बड़बड़, लग्गी इतने बड़बड़ सेंटेंस रहेगा, तब कैसे पहचानेंगे उसमें सेंटेंस को, सब्जेक्ट को? तो एक बात बताता हूं मेरे भाई, जरा गौर से देखना। एक बात बताओ, अगर आप किसी भी चीज को पहचानने के लिए जाते हो मेरे भाई, तो कुछ ना कुछ आपके पास तरीका होना चाहिए ना। एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे भाई पूरे के पूरे इंग्लिश की दुनिया में अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है मेरे भाई, तो दो कीवर्ड याद रखना। एक हु से क्वेश्चन करना, एक व्हाट से क्वेश्चन करना। यानी हु से और व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो बेसिकली अपने आप में एक सब्जेक्ट कहलाएगा। अब आपके दिमाग में बात आएगा कि सर ये तो बताइए कि हु से करे कि व्हाट से करे, या फिर आपके दिमाग में यह बात आएगा कि हु से क्वेश्चन हम किसके लिए करेंगे और व्हाट से क्वेश्चन हम किसके लिए करेंगे। आ सकता है? तो सुनो, जब हम बात करेंगे इस हु को लेकर के, तो अगर आपको लगेगा कि सेंटेंस के अंदर किसी न किसी इंसान का जिक्र है, किसी न किसी पर्सन का जिक्र है मेरे भाई, इस केस में आप लोग हु से क्वेश्चन करना। अगर आपको लगेगा मेरे भाई कि नॉन लिविंग का जिक्र है, यानी अगर ऑब्जेक्ट का जिक्र है, तब आप आराम से मेरे दोस्तों व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हो। और इस दोनों से क्वेश्चन करने के बाद जो भी आंसर आएगा सारा का सारा अपने आप में नाउन कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। बात क्लियर है? चलो अब हम लोग क्वेश्चन देते हैं आपके सामने मेरे भाई, और इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करना। आपके सामने क्वेश्चन है, पंकज इज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। पंकज नाम का कोई इंसान है जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा है। मैंने आपसे पूछ दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज कौन पढ़ा रहा है, आपका जवाब होगा कि सर पंकज। और जो काम
कोई भी काम है उसको जो इंसान करेगा वही अपने आप में क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। इसका मतलब पहला जो क्वेश्चन है इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो आपका जवाब होगा कि सर पंकज जो है ना वो बेसिकली अपने आप में एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। अगर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में देखना चाहते हो मेरे भाई, जो मैंने आपको ट्रिक बताया, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि सर किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को पहचानना है तो या तो आप व्हाट से क्वेश्चन करो और या तो आप हु से क्वेश्चन करो। इस दोनों से क्वेश्चन करने के बाद आंसर आएगा, वही अपने आप में सब्जेक्ट कहलाएगा। मैंने क्वेश्चन किया, सुनना, पंकज इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा है। मैंने क्वेश्चन किया कि कौन इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपका जवाब होगा कि सर पंकज, और हु का आंसर देने वाला अपने आप में क्या कहलाएगा मेरे भाई, आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में सब्जेक्ट कहलाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन है, शिखा कॉल्ड सुमन, शिखा ने सुमन को पुकारा। मैंने पूछा कि कौन सुमन को पुकारा, आपका जवाब होगा कि शिखा। इसका मतलब हु का आंसर आ रहा है, हु का मतलब होता है ना कौन, हु का आंसर आ रहा है, और हु का आंसर आने वाला अपने आप में क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका जवाब होगा कि सर सब्जेक्ट कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आकाश हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, आकाश एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका है, आकाश एग्जाम को पास कर चुका है। मैंने क्वेश्चन किया हु हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, कौन एग्जाम को पास कर चुका है, तो आपका जवाब आएगा आकाश। इसका मतलब हु से आंसर आया मेरे प्यारे साथियों, और हु से आंसर आने वाला अपने आप में क्या कहलाएगा, आपका जवाब होगा कि सर ये सब्जेक्ट कहलाएगा। ये अपने आप में सब्जेक्ट है सर, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल तरीका था जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कॉलिंग यू, एक सुंदर लड़की तुमको बुला रही है। होए 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 होए, रुको 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 रुको, तुम उधर कहां जा रहे हो पागल, मैं तुमको नहीं बोला हूं कि एक सुंदर लड़की बुला रही, बदतमीज लड़के, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं, लेकिन तुम क्यों इधर उधर हुलबुल करने लगे छोड़ के, जैसे पागल हो। सुनो, मैंने पूछा, अब सॉरी क्वेश्चन है, अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कॉलिंग यू, एक सुंदर लड़की तुमको पुकार रही है। मैंने पूछा हु इज कॉलिंग यू, कौन तुमको बुला रही है, कौन तुमको पुकार रही है, तो आपका जवाब क्या होगा, लड़की नहीं, एक सुंदर लड़की, यानी अ ब्यूटीफुल गर्ल। किससे क्वेश्चन आया मेरे भाई, हु से, और हु से क्वेश्चन देने वाला, हु से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर देगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा सिंग्स अ सॉन्ग, सीमा एक गीत गाती है। मैंने पूछा हु सिंग्स अ सॉन्ग, कौन एक गीत गाती है, तो आपका जवाब आएगा सीमा, यानी हु से आंसर देने वाला ये अपने आप में क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका जवाब होगा कि सर ये सब्जेक्ट कहलाएगा। एकदम सिंपल है सर, मतलब कोई भी काम हो रहा है, इस काम को कौन कर रहा है, जो कर रहा है ना वही अपने आप में सब्जेक्ट होगा। एकदम सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, दे आर लर्निंग वोकैब, वे सारे के सारे लोग वोकैब याद कर रहे हैं। मैंने पूछा हु आर लर्निंग वोकैब, कौन वोकैब याद कर रहे हैं, तुम बोलोगे वे सारे के सारे लोग, इसका मतलब दे, हु से क्वेश्चन किए, आंसर आया, इसका मतलब ये अपने आप में सब्जेक्ट बना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए माय डियर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन गाइस। क्वेश्चन है, दिव्यांशी हैड ईटन अ मैंगो बिफोर राधिका केम, मतलब राधिका के आने से पहले दिव्यांशी नाम की कोई लड़की है जो आम खा चुकी थी। मैंने पूछा कि कौन आम खा चुकी थी, तो आपका जवाब होगा दिव्यांशी। इसका मतलब हु का आंसर आया, हु का मतलब होता है ना कौन, और हु का आंसर आने वाला अपने आप में क्या कहलाता है, आपका जवाब होगा कि सर सब्जेक्ट कहलाता है। मैंने क्वेश्चन किया, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, इंडिया इस मैच में पहले बैटिंग कर रही है। मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि सर इस मैच में कौन पहले बैटिंग कर रही है, तो आपका जवाब हुआ इंडिया। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये अपने आप में क्या बनेगा, आपका जवाब होगा कि सर ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। सर लाइव क्लास में 1 मिनट, हेलो, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि सर ये अपने आप में एक सब्जेक्ट बना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे भाई। क्वेश्चन है, दिस पेन इज रनिंग वेरी वेल, ये जो कलम है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने क्वेश्चन कर दिया, अच्छा एक बात बताओ, दिस पेन अपने आप में कोई इंसान है,
तुम बोलोगे नहीं सर, ये जो कलम है ये इंसान नहीं, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। और मेरे भाई मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जो नॉन लिविंग होता है ना, वहां पे हम लोग हु से क्वेश्चन नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग व्हाट से क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, व्हाट से। मैंने क्वेश्चन किया क्या बहुत अच्छा चल रहा है, व्हाट इज रनिंग वेरी वेल, तो आपका जवाब होगा कि सर दिस पेन। और व्हाट से आंसर देने वाला, व्हाट से आंसर देने वाला अपने आप में क्या कहलाएगा मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में सब्जेक्ट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैंकर्स रेनबो इज अ फेमस बुक। रैंकर्स रेनबो जो है ना एकदम प्रसिद्ध बुक है। अब तुम बोलोगे सर रैंकर्स रेनबो का नाम तो नहीं सुने हैं। अरे मेरे भाई मैं तुमको सुनाता हूं, तुम लोग ना एकदम बेवकूफ हो, तुम लोग को अपना बुक के बारे में पता ही नहीं है। अरे भैया रैंकर्स रेनबो को कौन नहीं जानता मेरे भाई, कोरिया का बच्चा भी चिल्ला चिल्ला के जानता होगा। मैं बताता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने पूछा व्हाट इज द फेमस बुक, क्या है जो प्रसिद्ध किताब है, तो आपका जवाब आएगा रैंकर्स बुक, सॉरी रैंकर्स रेनबो। इसका मतलब ये व्हाट का आंसर दिया मेरे भाई, और व्हाट का आंसर देने वाला अपने आप में क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में सब्जेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपके दिमाग में डालने की कोशिश की है, और इनफैक्ट आपके दिमाग में गया भी होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं मेरे भाई, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। देखो जल्दी से बताना, सबसे पहले ये बताओ कि सर इंग्लिश अपने आप में क्या है। बिल्कुल सही बात, ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। अगर मैं बात करता हूं लैंग्वेज को लेकर के मेरे भाई, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल है कि नहीं, आपका जवाब होगा कि सर ये इंटरनेशनल है। मैंने पूछा कि इसको इंटरनेशनल क्यों बोला गया, आप चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे कि सर इसको इंटरनेशनल इसलिए बोला गया क्योंकि ये पूरे की पूरी दुनिया में बोली जाती है। मैंने बोला कि सर अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट एंड द लार्जेस्ट पार्ट इज अ सेंटेंस। जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको अल्फाबेट बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसका नाम ही हम लोग सेंटेंस देते हैं। आपके दिमाग में एक बात और मैं डाला हूं कि जब भी हम बात करेंगे अल्फाबेट को लेकर के, तो इसमें 26 लेटर्स होते हैं, और इस 26 लेटर्स को इकट्ठे मिलाकर के अल्फाबेट बोला जाता है। और अल्फाबेट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को मैंने बोला वोवेल, एक को मैंने बोला कॉन्सोनेंट। वोवेल की संख्या 5 होती है, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। दोनों को मैंने मिलाया मेरे भाई, तब जाकर के मैंने वर्ड का फॉर्मेशन किया, और वर्ड को बताने के लिए मैंने आपको साफ साफ बोला कि इससे बहुत सारे लेटर्स को मिला दिया जाए और कंप्लीट मीनिंग देगा, तब जाकर के वर्ड बनेगा। कंप्लीट मीनिंग नहीं, इसका मतलब वर्ड नहीं बनेगा। इसके बाद हमने जिक्र किया फ्रेज के ऊपर, और मैंने आपको साफ साफ बताया ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जो मीनिंग तो देगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, उसको मैंने फ्रेज बोला। इसके बाद मैंने जिक्र किया सेंटेंस को लेकर के, तो सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, और इस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है शब्दों की सही सजावट, दैट मींस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स किस प्रकार इंग्लिश बोलती है, तो इंग्लिश चिल्ला चिल्ला के आवाज लगाती है, और वो कहती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, इसके बाद वर्ब लिखो, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, तब जाकर के आपका सेंटेंस अच्छे तरीके से बनकर के तैयार होगा। इसका मतलब आपका शब्द जो है ना, वर्ड जो है ना, अच्छे तरीके से सज जाएगा। इसके बाद मैंने जिक्र किया कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि कोई भी काम हो रहा है और उस काम को कौन इंसान कर रहा है, तो जो इंसान करेगा उस काम को, वही इंसान अपने आप में सब्जेक्ट कहलाएगा। बोलो हाँ। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने दो ट्रिक भी आपके सामने दिया, दो कॉन्सेप्ट भी आपके सामने रखा मेरे भाई, कि किसी भी सेंटेंस में हु से क्वेश्चन किया जाए या फिर मेरे भाई व्हाट से क्वेश्चन किया जाए, और इस दोनों से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आएगा वही अपने आप में क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, वही अपने आप में सब्जेक्ट कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर ऑल कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, एक एक चीज आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।